नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 15 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों दरअसल प्योंगयांग में भारत की चीन की घुसपैठ नाकाम के बीच अहम चोटियों पर किया कब्जा, भारतीय सेनाओं ने किया तांडव। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानेंगे, चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की शांति की बात, कहा हम भारत के साथ सहयोग को तैयार। जी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस वक्त की, जहां पर सरेंडर हुआ चीन और टाइम्स नाउ ग्लोबल टाइम्स ने की शांति की बात। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। और उस बीच तीसरी बड़ी खबर में लद्दाख में गोली नहीं, चीन को भगाने पर मजबूर करेंगे इस भारतीय सेनाएं, एक नया हथियार इजाफा किया है इंडियन आर्मी ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच जापान का चीन को बड़ा झटका, चीन से भारत में कंपनी लगाने पर सरकार दे रही है बड़ा फायदा, यानी चीन से हटाएं कंपनियां भारत ले आएं, ये जापान सरकार ने बड़ा ऐलान किया। वहीं छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का मुगल म्यूजियम, सीएम योगी ने कहा शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं, मुगल नायक नहीं हो सकता। जी सीएम योगी का बड़ा ऐलान। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पर जासूसी कांड में नेटवर्क में बड़ा भंडाफोड़ चीन का 24 लाख लोगों की कर रहा है, जासूसी कर रहा था, ये भारत ने खोज निकाला और चीन की एक्सपोज कर दिया है। एक एक करके आपको बताएंगे विस्तार से चीन आखिर बातचीत पर क्यों तैयार हुआ। उमर खालिद को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है, जानेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है और इंडियन आर्मी के नेतृत्व में इस देश की सुरक्षा पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं के हाथ में और इंडियन आर्मी पर अगर आप भी गर्व करते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों भारतीय सेनाओं के लिए। चलिए खबर विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि प्योंगयांग में भारत ने चीन की घुसपैठ को नाकाम करने के साथ साथ अहम चोटियों पर किया कब्जा, सीमा पर भारतीय सेनाओं का आक्रामक रुख है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है और चीनी सैनिकों पर बढ़त हासिल कर ली। दरअसल इस बढ़त के पीछे भारतीय सैनिकों का दमखम और पहाड़ी इलाकों में लड़ने की कुशल क्षमता मानी जा रही है। आलम यह है कि भारतीय सैनिकों ने अगस्त के आखिरी में चीन की घुसपैठ को नाकाम कर ऊंचाई वाली जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक तरफ जहां प्योंगयांग पे इलाके का कब्जा और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी की आक्रामकता चीन को पूरी तरीके से करवट लेने पर मजबूर कर दिया है। और चीन में अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चीन करे क्या। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी है। एक तरफ शी जिनपिंग का डंडा तो इधर से भारतीय सेनाओं का आक्रामक रवैया, पीएलए पूरी तरीके से कंफ्यूज है। और यही कारण है कि अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की शांति की बात, कहा हम भारत के सहयोग को तैयार। जी हाँ, दरअसल भारत की आक्रामकता के बाद झुक चुका है पूरी तरीके से चीन। दरअसल सीमा पर तनाव जारी है, एक तरफ चीन शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ प्रोपोगेंडा फैलाता है। चीनी प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का सहारा लेता है। पहले युद्ध की धमकी देने वाला इस सरकारी अखबार अब शांति की बात कर रहा है। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर चीन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और हम भारत को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए हम भारत के साथ सहयोग को तैयार हैं। पुरानी स्थिति बहाल होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, दोनों देशों के एक दूसरे से मुलाकात करने रहना होगा। ग्लोबल टाइम्स चीनी अखबार का मुखपत्र है। अभी शांति की बात करने वाले इस अखबार के एडिटर ने कुछ दिनों पहले भारत को युद्ध की धमकी दी थी। अखबार के संपादक ने कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो भारत हार जाएगा, भारत के समाधान का संसाधन काफी कमजोर हैं, भारतीय जवानों की सर्दी या फिर कोरोना से मौत हो जाएगी, भारत सर्दी में पीछे नहीं हटा तो चीन तैयार है। यह बयान तब सामने आया जब रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक चली थी, लेकिन अब अचानक आपको बता दें कि फिलहाल अब यही गोदी मीडिया चीन खास करके चीन का यही गोदी मीडिया अब पूरी तरीके से पलट गया और अब शांति की बात करने लगा है। दरअसल भारत की सेनाओं की आक्रामकता चीन को पानी पीने पे मजबूर कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। लद्दाख में गोली नहीं, चीन को भगाने पर अब भारतीय सेनाओं ने नया तरीका निकाल लिया है। लद्दाख के ऊंचाई वालों इलाकों में पिछले 4 महीने से जारी तनाव बीतने के साथ और गहराता जा रहा है। भारतीय सेना इस दुर्गम इलाके में चीन पर बढ़त बनाने के लिए लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रही है। सितंबर की शुरुआत होते ही इलाकों में अब ठंड भी शुरू हो चुकी है, लेकिन चीन के नापाक हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय फौज ऊंचे और सैन्य ठिकानों पर कब्जा बनाए हुए है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जिस तरीके से इंडियन आर्मी की आक्रामकता है, ऐसे में गोली चलना तय माना जा रहा है।
किसी भी तरीके से चीन की चालबाजी और चीन की चतुराई उसको ले डूब सकती है। इंडियन आर्मी इतने आक्रामक है कि कभी भी किसी भी तरीके से गोली चलाने की छूट मिलने के बाद सेना पूरी तरीके से तैयार है। इसको देखते हुए अब एक नई रणनीति पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि जो युद्ध के रूल्स हैं उसको भी हम फॉलो करेंगे और चीन की सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। इसके लिए अब बिना हथियारों के चीनी भारतीय सेना कैसे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पछाड़े, उसको लेकर एक नया मास्टर प्लान बन रहा है और माना जा रहा है कि उसके लिए पूरी तरीके से सेना तैयार भी हो चुकी है और ऐसे कई नए रूल्स तैयार कर रही हैं जिससे चीन को मजबूर कर देगा भारतीय सेना पीछे हटने पे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। जापान की चीन को बड़ा झटका, चीन से भारत में कंपनी लगाने पर सरकार देगी बड़ा फायदा। दरअसल जापान ने भारत और अन्य क्षेत्रों में अपना आधार स्थानांतरित करने के लिए जापानी कंपनियों के लिए $22 चीनी निकास सब्सिडी की घोषणा कर दी है। यानी जापानी सरकार ने चीन से बाहर निकलने के लिए जापानी कंपनियों को लगभग $22 करोड़ की सब्सिडी या फिर इंसेंटिव देने का फैसला किया है, जिसका भारत को सीधा फायदा पहुंचाने की संभावना है। अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी के बीच निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था जो चीन पर कम निर्भर हो, ताकि राष्ट्र आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन व्यवधान से बचे जा सके। आपको बता दें कि जुलाई के मध्य में जापान की अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के साथ ही जापान की विनिर्माण कंपनियों के पहले समूह को चीन से दक्षिणी पूर्वी एशिया या जापान में अपना कारोबार स्थापित करने की सब्सिडी देने की योजना का अनावरण किया था। और इस बीच अब उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चीन किसी भी तरीके से हमारे देश की कंपनियां चीन छोड़े भारत जाएं, पूर्वी एशिया जाए, मध्य एशिया जाए, हम जापान में आए चलेगा। इसके लिए हम सब्सिडी देने को तैयार हैं, कहीं भी जाएं लेकिन चीन को छोड़ा जाए। तो इस तरीके से जापान ने आदेश कर दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का मुगल म्यूजियम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, बोले शिवाजी महाराज हमारे नायक, मुगल नायक नहीं हो सकता है। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है, गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ दें, राष्ट्र के प्रति गौरवबोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते हैं, शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं, इसलिए शिवाजी महाराज के नाम से आगरा का ये म्यूजियम बनेगा। अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने यह बड़ा फैसला लिया। तो दोस्तों, अगर आप भी सीएम योगी के इस फैसले का समर्थन करते हैं और अगर आप भी मानते हैं कि आगरा का मुगल म्यूजियम अब शिवाजी महाराज के नाम से जाना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दो। इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की उम्मीद बढ़ चुकी है और इमरान खान पे 10 अरब का ठोका दावा। जी हां, विपक्षी पार्टियों ने। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दायर मानहानि मामले में कोर्ट में रोजाना सुनवाई का आग्रह किया है। शहबाज ने 2017 में यह मुकदमा दायर किया था। रविवार को शहबाज ने एक ट्वीट किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने इमरान के खिलाफ 10 अरब रुपए की मानहानि का दावा किया है। सार्वजनिक तौर पर मेरी छवि खराब करने के लिए इमरान सरकार झूठ बोल रही है और अब तक की शुरुआत में इमरान की ओर से 33 बार स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। लगातार झूठ बोल रही इमरान सरकार को पैसा तो चुकाना ही होगा, वरना वो सजा काटने के लिए आने वाले समय में तैयार रहे। तो अपने आपस में ही टकरार बढ़ गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन की गोदी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अलावा अब चीनी राजदूत ने भी बात की, शांति की। बोले बातचीत से ढूंढ लेंगे वर्तमान परेशानियों का हल। जी हां, भारत और चीन के बीच मई से तनाव जारी है और इस तनाव के बीच भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि वार्ताओं के जरिए हम जल्द ही वर्तमान की परिस्थितियों से निपट लेंगे। चीनी राजदूत ने कहा है कि मेरा मानना है कि जब तक दोनों देश, चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग वी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सेनाओं की पहले पंक्ति की टुकड़ियों को लेकर बातचीत और तोल मोल की आम सहमति तक पहुंचेंगे, हम वर्तमान परिस्थितियों को भी ढूंढ लेंगे और आने वाले समय में हम शांति के साथ भारत और चीन आगे का कारोबार करेगा। तो ये अब चीनी के राजदूत के भी बदले स्वर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर ये कैसा इशारा है, अब ये तो वक्त ही कुछ समय में क्लियर होगा। लेकिन आप जरा कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि चीन पर
भरोसा करना चाहिए, चीन पर शांति की बात का विश्वास करना चाहिए। कमेंट के माध्यम से 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। दरअसल जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली हिंसा मामले में उन्हें सोमवार रात को स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी यूएपीए अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता खालिद की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। कुछ नेताओं ने इसके खिलाफ विरोध में आवाज़ उठाए। उनका कहना है कि आज विरोध प्रदर्शन की आवाज़ को दबाया जा रहा है, यानी स्वतंत्रता के नाम पे देश विरोधी भाषा, और उसके बावजूद अगर कार्रवाई होगी तो कुछ सेकुलर गैंग के लोग आकर सफाई भी पेश करने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। मीनाक्षी लेखी, अनंत हेगड़े सहित 30 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, कोरोना महामारी के बीच सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस बीच खबर है कि सत्र के पहले ही दिन 30 सांसद और 50 से ज़्यादा संसद के कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले सांसदों में मीनाक्षी लेखी, अनंत हेगड़े, हनुमान बेनीवाल, सामयांग सेरिंग नामग्याल और प्रवेश सिंह वर्मा भी शामिल है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संचालक बेनीवाल को पहले जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बाद में आईसीएमआर की रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में 30 के 30 सांसदों को मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अब देश के बाहर नहीं जाएगा प्याज, केंद्र ने तत्काल प्रभाव से निर्यात पर लगाई रोक। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला देश में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और घरेलू बाजार में इसकी लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। डीएफजी वाणिज्यिक मंत्रालय का अंग है जो आयात निर्यात संबंधी मामलों को देखता है। आपको बता दें कि दक्षिणी भारत में राज्यों की भारी बारिश के चलते इस बार प्याज की फसल को खासा नुकसान हुआ है। इसके चलते घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में भी काफ़ी बढ़ी हुई है। थोक मंडियों में 8 अगस्त के बाद में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल लौटकर कंगना रनौत का आदित्य ठाकरे पर बोला बड़ा हमला। बोली जिन्हें हमने एक्सपोज किया उसके साथ घूमता है आदित्य ठाकरे। जी हाँ, दरअसल शिवसेना और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर हमलावर है। मुंबई में 5 दिन बीताने के बाद कंगना सोमवार को मनाली पहुंच गई। एक बार फिर कंगना महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। कंगना ने ट्वीट करके लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बेसिक समस्या यह है कि मैंने आखिर क्यों मूवी माफिया सुशांत राजपूत के हत्यारे और उनके ड्रग्स रैकेट को एक्सपोज किया। इसके साथ उनका बेटा आदित्य ठाकरे घूमता फिरता था। ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और ये मुझे फिक्स करना चाहते थे। ओके, आप कोशिश कीजिए, देखते हैं कि कौन किसको फिक्स करता है। तो दोस्तों एक बार फिर से कंगना ने उन ठाकरे बंधुओं और ठाकरे के परिवार पर बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर हरिवंश फिर चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। दरअसल एनडीए की तरफ से उपसभापति के नाम पर जेडीयू के सांसद हरिवंश कुमार सिंह का नाम आगे था और इस बीच हरिवंश कुमार सिंह फिलहाल एक बार फिर से उपसभापति बनाए गए हैं जिसमें एनडीए की जीत हुई है। हालांकि यूपीए यानी आरजेडी की तरफ से भी एक व्यक्ति मनोज झा को निर्वाचित करने के लिए खड़ा किया गया था, हालांकि उनकी हार हुई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर पूर्वी लद्दाख में चालबाजी दिखाने वाले चीन के लिए बड़ा झटका। हिंद प्रशांत रणनीति। दरअसल पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से चालबाजी दिखाने वाले विभिन्न मुद्दों पर दुनिया भर के अहम देशों के निशाने पर रहने वाले चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। जर्मन ने कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत भागीदारी बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकारों पर चीन के ट्रैक रिकॉर्ड और एशियाई देशों पर उनकी आर्थिक निर्भरता यूरोप की चिंता व्यक्त किए जाने के बाद ही बर्लिन की हिंद प्रशांत रणनीति सामने आई है।
जर्मनी के विदेश मंत्री ईको मास ने 2 सितंबर को कहा है कि हम भविष्य की व्यवस्था में मदद करना चाहते हैं, इसलिए नियमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है, न कि मजबूत कानून के आधार पर। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने उन देशों के साथ सहयोग तेज किया जो हमारे लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्यों को साझा करते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोना खमटा का लिया नाम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस के मामले में जांच के दौरान ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने पिछले दिनों रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब सामने आया है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ एक्सेस के नाम लिए। एनसीबी अधिकारियों ने बताया है कि रिया ने एक्सेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और डिज़ाइनर सिमोन खबांटा के नाम लिए। एनसीबी की डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि जांच एजेंसियों ने अभी तक इन सभी लोगों को समन नहीं भेजा है। एजेंसियों ने शनिवार को मुंबई और गोवा के कई जगहों पर छापेमारी भी की है। हालांकि आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने हिना खान का नाम लिया है। रकुल प्रीत और सिमोना खमांडा का नाम लेने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में हड़कंप जैसा माहौल है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख बोले 2024 के आखिरी तक ही सबके लिए उपलब्ध हो सकेगी कोविड-19 की वैक्सीन। इस साल के अंत तक कोविड-19 की वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध हो जाने की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के प्रमुख ने कहा है कि साल 2024 के अंत से पहले सभी देशों को कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस बार फाइनेंशियल टाइम्स के दिए एक इंटरव्यू में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला ने कहा है कि दवा कंपनियों ने उपलब्धता में बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे दुनिया की पूरी आबादी को कम समय में टीके लगाए जा सकेंगे। पूनावाला ने कहा कि इस धरती पर सभी को वैक्सीन मिलने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। आदार पूनावाला ने कहा था अगर कोरोना वैक्सीन के हर इंसान को 2 डोज दिए जाते जैसा कि खसरा या रोटा वायरस के मामले में होता है, दुनिया को 50 अरब डोज की ज़रूरत होगी, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर संबित पात्रा ने राजदीप सरदेसाई पर बोला हमला, बताया कांग्रेस का चमचा, भड़क गए सरदेसाई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी जुबानी जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। मीडिया में भी मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बीच इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल पर इस मामले की डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज़ एंकर राजदीप सरदेसाई को कांग्रेस का चमचा कह दिया, जिस पर राजदीप भड़क गए और कहा कि शब्दों का मत प्रयोग करिए, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे। हालांकि बाद में संबित पात्रा ने राजदीप सरदेसाई को ट्विटर पर सॉरी भी बोला, जिस पर राजदीप ने कहा कि अगर अगली बार अपनी झुंझलाहट अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निकालिएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला कहीं ना कहीं संबित पात्रा ने बोला है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और अगर आप भी मानते हैं कि चीन के शांति की बात को भारत को विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक चीनी सेनाएं पूरी तरीके से पीछे ना हटे, अगर आप भी मानते हैं कि चीन शांति के नाम पे पाखंड कर रहा है, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें और इस वीडियो को दिल से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। इस वीडियो को फिलहाल इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।